ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 20। जयपुर फुलेरी गांव। अब दोनों परिवार ने मिलकर मधु और अर्जुन के रिश्ते का तय कर लिया था। अर्जुन ने मधु से उसके जॉब के बारे में पूछा कि वह अगर चाहे तो अभी से फैक्ट्री आना बंद कर सकती है, क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं है। पहले उसकी मजबूरी थी, बट अब उसकी कोई मजबूरी नहीं है। और अर्जुन ने उसे पहले ही ये भी कह दिया था कि उसकी माँ और भाई का खर्चा वह खुद उठाएगा। ये सब सुनकर मधु बहुत खुश थी, बल्कि अर्जुन के पापा ने ये भी कह दिया था कि शीला जी अब समधन बन जाएंगी, इसलिए वह यहाँ पर काम ना करे। पर शीला जी मान नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने कारखाने में एक गोदाम का इंचार्ज बना दिया ताकि वह काम ना करे, सिर्फ मटेरियल का इन और आउट का देखभाल करे। वैसे तो अर्जुन भी नहीं चाहता था कि उनकी होने वाली सासू माँ उसकी ही कारखाने में काम करे, पर शीला जी काम करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि बिना मेहनत के पैसे ले, वह काम करके पैसे लेना चाहती थी। और मधु ने भी अर्जुन को कह दिया कि वह उसके साथ फैक्ट्री का अकाउंट का काम देखभाल करेगी, जैसे कि वह अभी काम कर रही है। अर्जुन उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी वाइफ उसके साथ कदम मिलाकर चले, इसलिए वह उसके बातों को सहमति दिखाते हुए हाँ कह दिया। अब दोनों काम करने के साथ साथ काफ़ी देर तक गॉसिप भी किया करते थे। अर्जुन तो अब उसके साथ ही लंच करता था। अब अर्जुन में काफ़ी कुछ चेंज आ गया था। अर्जुन ने अभी से ही शादी के अरेंजमेंट करना चालू कर दिया। वह इतनी बिजी हो गया था कि ठीक तरह से खुद का ख्याल भी नहीं कर पा रहा था। जैसे शादी कहाँ होगी, शादी में लोग कैसे वेडिंग ड्रेस पहनेंगे, सब कुछ वह सर्च करने लगा। बल्कि वह मधु से भी सपोर्ट ले रहा था। मधु तो कई दफ़ा उसे ये कहकर टाल देती थी कि अभी बहुत टाइम है, बाद में इस बारे में देख लिया जाएगा। इधर मुंबई विजडम होटल। ओम वापस सो गया था, तो वहीं भूमि आंखें बंद किए हुए लेटी थी। पर कुछ देर बाद वह उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वह एक दो कदम ही चलकर गई होगी कि ओम आंखें खोल वैसे ही लेटे उसे देख रहा था। उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था, पर उसका पूरा बैक साइड ओम को दिखाई दे रहा था। वह एक झटके में बेड पर से उठा और तेज कदम भरते हुए उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ओम तो कपड़े पहना हुआ था, पर भूमि कुछ नहीं पहनी हुई थी। भूमि को बहुत शर्म आ रहा था। ओम बिना उसके तरफ ध्यान दिए ही उसे वॉशरूम में ले गया और उसे अंदर छोड़कर खुद बाहर आ गया। उसके जो साड़ी और ब्लाउज बिखरा हुआ था वह उठाकर उसने बेड पर रख दिया। वहीं बाथरूम के अंदर भूमि एक दफ़ा फिर से रोने लगी, पर तुरंत उसने अपने आंसुओं को साफ की और शावर के नीचे खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई। वह इस वक्त बाथरोब पहनी हुई थी, और जब वह बाहर आई तो देख ओम सोफे पर बैठा था। भूमि उसे इग्नोर करके बेड की तरफ चली गई कि तब तक दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। तो ओम उठकर गया और दरवाज़ा खोला तो वेटर उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। उसने ब्रेकफास्ट का ट्रॉली अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और भूमि के सामने आकर खड़ा हो बोला, चलो ब्रेकफास्ट करो, घर भी तो जाना है। वैसे कैसा लगा तुम्हें बाहर आकर? सोचती रहोगी ना तुम खामा खाए इस इंसान के साथ मैं बाहर आई, क्योंकि तुम्हें और घर वालों को कुछ घूमने का ज़्यादा ही शौक लगा था। तो कैसा लगा तुम्हें? उसकी बातों से भूमि का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसका अपमान कर रहा है, जैसे कि उसने उसे बहुत कुछ मांग लिया हो और यह डिसीजन तो उसका खुद का था। उसने तो थोड़ी ना कहा कि उसे कहीं बाहर लेकर जाए। उसकी जब से शादी हो गई थी उसने एक बार भी उसके सामने कोई डिमांड नहीं रखी, फिर ये क्या है? भूमि चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी नज़र नीचे झुकाई हुई थी, और उसकी यह खामोशी देख ओम के अंदर और भी चिढ़ मच रहा था, क्योंकि भूमि उसको इग्नोर कर रही थी। और खुद का इग्नोर होता देख ओम को अपना इंसल्ट फील हो रहा था।
ओम उसका हाथ पकड़ के सोफे के पास लेकर आया और उसे बिठा दिया और खुद ब्रेकफास्ट करने लगा। भूमि अभी भी उसे ही देख रही थी और ना ही ब्रेकफास्ट की तरफ। ओम जान गया था कि वह खुद से तो नहीं खाएगी, इसलिए उसने रोस्टेड ब्रेड उठाया और उस पर जाम लगाकर उसके मुंह के पास लगाया। पर भूमि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली, जो देख ओम ने तुरंत उसके जबड़े को कस के पकड़, जिससे उसका मुंह खुल गया और उसमें उसे खिलाने लगा। धीरे धीरे करके ओम ने काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट उसे खिलाया, जो कि बहुत कुछ हेल्दी था और ख़ास करके कुछ चीज़ें तो उसके लिए ही उसने मंगवाया था जब वो वॉशरूम में नहा रही थी। उसके बाद उसने लास्ट में उसे दूध दिया। आज उसने उसे चाय बिल्कुल भी पीने नहीं दिया और अपना कॉफ़ी पीने लगा, साथ ही साथ में सैंडविच भी खा रहा था। कुछ देर बाद भूमि अपनी साड़ी पहनी और रेडी हो गई। वह दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब वे दोनों आ रहे थे, ओम उसकी बातों को ज़रा भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। उसे पता था कि वह कुछ बोलेगा तो भूमि ज़्यादा जिद करेगी, इसलिए वह अपना मोबाइल ले देखने लगा। वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद उनकी कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ। कार में से बाहर निकलने से पहले ही ओम भूमि को वार्निंग देते हुए कहा कि जो कुछ होटल में हुआ वह किसी को भी ना बताए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। हमेशा से ओम उसे इसी बात की धमकी देते आ रहा है, पर आज उसकी बातों से भूमि को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वह उसकी बातों को सुनकर दूसरी ओर देखने लगी। वे दोनों कार में से बाहर उतरे और मेंशन के अंदर चले गए। मेंशन में आते ही भूमि को देख काशी जी उसी के पास आई। वह भूमि को बहुत गौर से देखने लगी और देखते ही वह समझ गई कि भूमि बहुत रोई है और वह दर्द में है। काशी जी उसे पूछना चाहती थी, पर भूमि सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसे आराम करना था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था और कमरे में आते ही उसने सबसे पहले कवर्ड खोलकर उसने जो अपने कपड़ों में बर्थ कंट्रोल मेडिसिन छुपा के रखी थी वह निकाल कर उसने गोली खा ली और बिना कपड़े चेंज किए हुए बेड पर जाकर सो गई। ओम दोपहर में वापस ऑफिस चला गया, क्योंकि वह पूरा दिन तो घर पर नहीं रह सकता, इसलिए बहुत जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। करीब शाम 6 बजे, शाम के 6 बज गए थे, फिर भी भूमि नीचे नहीं आई, जो देखकर काशी जी उसके कमरे में गई तो उन्होंने पहले तो दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से किसी ने खोला नहीं, जिसके चलते काशी जी ने दरवाज़ा खोल अंदर गई तो उन्होंने देखा कि भूमि बेड पर कल के कपड़े पहनी हुई सोई है। वह उसे आते ही देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, पर भूमि वहाँ रुकी नहीं, सीधे ऊपर आ गई तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। वह चलते हुए उसके पास गई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने लगी, पर वह उठ नहीं रही थी। पर उसे छूकर देखने से ही उन्हें समझ गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार है, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, घबराने लगी। आखिर उसे हुआ क्या है? उन्होंने सबसे पहले ओम को कॉल लगाया, पर ओम उनका कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि दोपहर में ही तो ऑफिस आया था और उसे पता था कि उसकी मॉम सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कॉल करती हैं, इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया। तो उन्होंने तुरंत महेश जी को कॉल किया और उन्होंने बताया कि भूमि की तबीयत खराब है। महेश जी ने तुरंत ओम को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि बाप बेटे एक ही ऑफिस में रहते थे, सिर्फ उनके कैबिन अलग अलग था। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर बाद मेंशन में डॉक्टर और ओम सभी लोग मौजूद हो गए। डॉक्टर ने भूमि का चेकअप किया और बताया कि उसे फीवर है और उसने मेडिसिन्स लिखकर दे दिया। काशी जी डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर निकली। निकलते वक्त उन्होंने ओम से कहा कि वह भूमि के कपड़े चेंज कर दे। उन दोनों के बाहर जाते ही ओम ने दरवाज़ा बंद कर दिया।
उसके बाद आकर बेड पर भूमि के बगल में बैठा और उसके माथे को छूकर देखा तो सच में उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर था। अब जाकर ओम को कहीं पछतावा हो रहा था कि उसकी गलती के वजह से उसकी तबीयत खराब हो गया, पर क्या ही करें। वह उठा और जाकर वार्डरोब में से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। वह उसके साइड के कपड़े निकाल ही रहा था कि तभी उसमें से एक डिब्बी गिर गई और गिरने की आवाज़ सुनकर वह अपना सिर झुकाकर देखा तो दवाई की डिब्बी नीचे ही गिरी थी। वह झुककर उठाया और देखने लगा और जैसे वह नाम पढ़ा तो उसके माथे पर कई तरह की लकीरें बन गई। वह वहीं से गुस्से से भूमि के तरफ देखा। उसका दिल तो कर रहा था कि वह जाकर उसका गला दबा दे, पर शायद वह उसे इतनी आसान मौत भी ना दे। वह उस डिब्बी को अपने जेब में रख लिया और उसके नाइट कपड़े लेकर उसके पास आया और जल्दी से उसकी साड़ी उतारकर उसे नाइट गाउन पहना दिया। वह गुस्से से उसे घूर रहा था। अगर वह होश में होती तो पता नहीं वह क्या कर बैठता। 1-2 घंटे के बाद अब तब जाकर कहीं भूमि को होश आया और जब वह उठी तब उसने खुद को देखा कि वह इस वक्त हल्के कपड़े पहनी हुई है और इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। वह उठकर बैठी कि थोड़ी देर में कमरे में रोशनी आई, जो हाथ में उसके लिए खाने के लिए लेकर आई थी। पहले तो उसने खाने का ट्रे टेबल पर रखी और भूमि के बगल में बैठी हुई बोली, भाभी अब कैसी है आपकी तबीयत और आपको अचानक से क्या हो गया था और कल आप रात आई भी नहीं। रोशनी एक ही साथ में कई सारे सवाल पूछने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आया, रोशनी एक साथ में तुम कितने सारे सवाल कर लेती हो। यह आवाज़ सुनते ही रोशनी हड़बड़ा के उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि वह पहचान गई कि उसका भाई कमरे में आ गया है। अब वह उसका यहाँ से जाना ही सही होगा। वह बिना वक्त गवाए तुरंत कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही ओम भूमि के बगल में बैठा। उसको देख भूमि ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। ओम इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा था और वह भूमि के बगल में बैठा वह उसे अजीब तरह से घूर कर देख रहा था और उसे इस तरह देखता देख भूमि अंदर ही अंदर डरने लगी और अपनी नज़रें नीचे झुका दी। उसको इस तरह इग्नोर करता देख ओम ने उसकी ठुड्डी को पकड़ के ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे होशियारी कर रही हो तुम, मुझे धोखा दे रही हो तुम, बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ये बोलते वक्त ओम ने उसके जबड़े को इतना कस के दबा रखा था मानो अभी उसके सारे दांत टूट जाएंगे। उसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था और दर्द से वह तड़पते हुए अपने दोनों हाथ से उसके हाथ पे रख दी ताकि वह छोड़े, पर ओम तो दांत पीसते हुए और भी कस के दबाए जा रहा था। वह कब से उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। भूमि को दर्द बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। वह तो अपने पैर दर्द के मारे छटपटाने लगी कि उतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर से काशी जी आई और जैसे उन्होंने सामने का नज़ारा देखा तो वह दंग होकर रह गई। उनकी बहू की पहले से इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से ओम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। ये देखकर तो उनका पारा हाई हो गया और वह तेज कदम भरते हुए उसके पास आई। उसका हाथ पकड़ के झटकते हुए उंगली दिखाते बोली, यकीन नहीं होता तुम मेरे बेटे हो। ऐसे जल्लाद बेटे को मैंने पैदा की हूँ। शर्म आता है मुझे तुम्हारी माँ कहते हुए। काशी जी ओम को सुनाने लगी, जो देखकर ओम गुस्से में वहाँ से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही भूमि अपने जबड़े को पकड़ दर्द से तड़पने लगी, जो देखकर काशी जी उसके बगल में बैठ रोने लगी। उन्हें सच में आज भूमि के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है और बहुत कुछ झेल रही है। काशी जी को उसकी तकलीफ बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। भूमि तो बहुत रोने लगी। वह ठीक तरह से रो भी नहीं पा रही थी।
करीब घंटे भर के बाद काशी जी ने अपने हाथों से भूमि को खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने उसे दवाई दिया। वह उसे कह रही थी कि नीचे चले, पर उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वह उसे नीचे नहीं लेकर गई और भूमि को आराम करने के लिए कह दिया। भूमि बेड पर लेटी तो थी, पर उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वापस आकर उसे तकलीफ ना दे। वहीं काशी जी ने एक भी सवाल भूमि से नहीं पूछा। वह तनतनाते हुए नीचे आई। वह आसपास ओम को देखने लगी, पर ओम उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तो सोच लिया था कि अभी वह सभी के सामने उसे थप्पड़ मारेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वह भूमि के साथ क्या कर रहा था। रात 8 बजे अभी तक ओम आया नहीं। पता नहीं कहाँ गया था और उसका किसी ने इंतज़ार भी नहीं किया। सभी घरवाले मिलकर खाना खा लिए। अगली सुबह ओम का कमरा। भूमि जब सोकर उठी तो आसपास देखी तो उसे ओम दिखाई नहीं दिया। वह उठकर बैठ गई। उसने सबसे पहले अपने आप को देखी तो वह एकदम ठीक थी और कमरा का वातावरण देखकर समझ गई कि ओम कमरे में नहीं आया, पर वैसे ही लेटी रही। पर बहुत जल्द उठ के बैठी। भूमि बेड पर से उठी और वॉशरूम में चली गई। आसपास नज़रें फेर रही थी। उसे लगा शायद ओम बालकनी में होगा, पर वह कहीं भी नहीं था। वह थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आई और तैयार होकर नीचे चली गई। आज वह कुछ ठीक तरह से तैयार नहीं हुई थी। सिर्फ मांग में सिंदूर भरकर वह नीचे चली गई। नीचे आई तो उसे वहाँ भी वह दिखाई नहीं दिया। तब तक काशी जी की नज़र भूमि पर गया और उसे नीचे आता देख काशी जी वहीं रुक गई। और जब भूमि नीचे आई थी, काशी जी उसे डांट लगाने लगी कि तुम नीचे क्यों आई, उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है। पर भूमि कहाँ सुनने को तैयार। काशी जी ने भूमि को सोफे पर बैठने के लिए बोली तो वह जाकर वहीं बैठ गई। भूमि सोफे पर बैठी तो उसके बगल में दादा दादी आकर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट टेबल पर लग गया और सभी लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। भूमि ने एक बार भी ओम के बारे में किसी से नहीं पूछी और वह पहले से नहीं पूछती थी, तो अब क्या वह पूछेगी। अब तो उसके ना होने से ही भूमि को राहत मिलता था, तो वह शैतान का नाम लेकर अपने दिन क्यों खराब करे। वे सभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी मेन डोर से ओम अंदर आया और उसकी नज़र सबसे पहले भूमि पर गया, जो सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे एक नज़र देख वह सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे किसी ने भी बात नहीं किया और ना ही किसी ने उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, क्योंकि कल के बर्ताव से हर कोई उससे नाराज़ था। 1 महीने बाद जयपुर फुलेरी गांव। मधु और अर्जुन की शादी को अब 1 हफ्ता ही रह गया था और इन 1 हफ्तों में सब कुछ तैयारी करना था। सारी तैयारी तो अर्जुन ने ही कर रहा था, बल्कि वह काफ़ी टाइम से कर रहा था और शीला जी ने अपने भाई और देसाई फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। पहले तो उनके भाई नाराज़ हुए कि वह इतने दिनों से कहाँ गायब है और बगैर किसी को इन्फॉर्म किए और आज डायरेक्ट कॉल कर रही है कि बेटी की शादी है। थोड़े टाइम के लिए सभी लोग नाराज़ थे। आखिरकार बाद में सब लोग मान गए। देसाई फैमिली में सभी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, पर उन्हें सुनकर अच्छा लगा कि मधु की शादी है। और दिनेश जी, अंजना जी ने उन्होंने कहा कि शादी के पहले वह एक बार मधु को मुंबई लेकर आए, क्योंकि वह लोग भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मधु को प्यार करते थे। दिनेश जी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, पर शीला जी नहीं मानी, क्योंकि 8 दिन ही शादी को रह गया था। अगर वह मुंबई लेकर आई तो उनकी तैयारी करने में वक्त नहीं रहेगा और शीला जी तो जानती थी कि वह अपनी बेटी को यहाँ नहीं लेकर आ सकती और मधु भी इस बात से एग्री नहीं होगी। तो देसाई जी की मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम पूरा परिवार शादी में इकट्ठा हो जाएंगे। अर्जुन और मधु अब काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे थे, बल्कि वह रात को भी फ़ोन पर बहुत देर तक बातें चैटिंग करना चालू था।
अब अर्जुन ने मधु को ऑफिस आने के लिए मना कर दिया था। उसने कहा था कि अब वह सिर्फ शादी पर फोकस दे और शादी होने के बाद भी वह जल्दी जॉब ज्वाइन ना करे, बाद में आराम से करे। उसकी सारी बातें मधु को बहुत अच्छी लगती थी और जैसे अर्जुन कहता था बिल्कुल मधु वैसे ही करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था उसे समझने वाला, प्यार करने वाला उसे सही इंसान मिल गया जिसे वह बहुत खुश थी। मुंबई में देसाई परिवार बहुत खुश हो गए थे, बल्कि अंजना जी तो तैयारी करने लग गई थी कि वह मधु की शादी में उसे क्या क्या चीज़ें देंगे। और दिनेश जी ने भी कहा था कि वह पैसों की मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पापा का डेथ होने के बाद उनके घर का कैसा कंडीशन था। मुंबई गोदरेज मेंशन। रात को जब ओम घर आया तो भूमि फ़ोन पर बातें कर रही थी और उसकी आवाज़ साफ साफ ओम सुन रहा था। वह इस वक्त मधु से फ़ोन पर बातें कर रही थी और उन दोनों के शादी का डिस्कशन चालू था, जो कि ओम भी सुन रहा था। ओम पहले तो कपड़े चेंज किया, उसके बाद वह भी बेड पर आकर लेटा। जब भूमि और मधु की दोनों की बातें हो गई तो भूमि ने अपनी कॉल कट की और ओम की तरफ देख एक्साइटेड होते हुए बोली, मधु की शादी को सिर्फ 1 हफ्ते ही रह गए हैं और आपने कहा था कि आप उसकी शादी में लेकर जाएंगे। यह बात तो ओम को भी पता था कि उसने कहा था कि वह भूमि को लेकर जाएगा और उसने आज भी हाँ कह दिया। ओम का हाँ सुनकर भूमि तो उछलने लगी, बल्कि वह उसके करीब आकर उसके हाथ पकड़ ली और उसका इस तरह से हाथ पकड़ता देख ओम भी मुस्कुराया और उसे तुरंत नीचे पटक उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबेरी क्लब देर रात करीब 12:05 पर विराज बार में ड्रिंक कर रहा था और उसने बादल से कहा, मेरे लिए कोई लड़की ऑफ़र करो। उसका ऑर्डर सुन बादल वहाँ से चला गया। विराज हाथ में ग्लास पकड़े शराब पीते हुए ऊपर आ गया, दूसरे कमरे में गया जहाँ पर उसके लिए लड़की अरेंज की गई थी। पहले उसके पास एक आदमी आया जिसके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं था और उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी और वह विराज को तस्वीर दिखाते हुए उनकी प्राइस भी बता रहा था कि कौन 1 नाइट स्टैंड के लिए कितना चार्ज करती है। विराज शराब पीते पीते सब फोटो देखे जा रहा था। उसे उन तस्वीरों में से एक भी पसंद नहीं आई तो उस आदमी ने और भी तस्वीर दिखाने लगा, जिसमें से उसे एक फ़ॉरेन पसंद आई। उसने उस पर उंगली रखा और उसका चार्ज भी ज़्यादा था, 5 घंटे का 5 लाख रुपए, जो दिखने में बहुत ही गोरी थी। वह आदमी मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही कुछ देर बाद एक गोरी लड़की रेड कलर का टॉप पहने मॉडल की तरह चलते हुए उस कमरे में आई और उसकी सैंडल की आवाज़ सुनकर ही विराज समझ गया कि वह आ गई है और अंदर आते ही उसने दरवाज़ा पहले ही बंद कर दी। वह लड़की चलते हुए विराज के पास आई और अपनी उंगलियां जैसे उसके तरफ बढ़ाई कि विराज ने अपना चेहरा थोड़ा दूर कर लिया और घूर कर उस लड़की को देखते हुए कहा, पैसे मैंने तुम्हें दिया है, तुमने नहीं। मैंने तुम्हें खरीदा है, तुमने मुझे नहीं। तो अपनी औकात में रहो। विराज की बातों से वह लड़की घबरा गई, क्योंकि यह पहला इंसान था जो उससे इस तरह से बातें कर रहा था। वरना इतनी हॉट लड़की को देखकर कोई भी अब तक तो वह स्टार्ट कर देता, पर यह तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। वह लड़की शांति से बेड पर बैठ गई। वह इंतज़ार कर रही थी कब विराज उसके करीब आएगा, पर वह तो ड्रिंक करने में ही बिजी था। कुछ देर बाद विराज सोफे से उठा और उसके पास आया। वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और अपने आधे अधूरे कपड़े निकालकर उस लड़की के कपड़े उतार दिया और जैसे उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था कि उसकी आंखों के सामने बार बार मधु का चेहरा आ रहा था, क्योंकि वह पहली बार मधु के साथ ही इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से इस लड़की के करीब जा रहा था कि उसके नज़रों के सामने बार बार उसी का चेहरा घूमने लगा। वह जितना चाहता था कि उसे भूल जाए, पर कहीं न कहीं मधु अपनी छाप छोड़कर चली गई थी। शायद इस छाप के वजह से विराज अपनी ज़िंदगी काटने वाला था। इस दर्द तकलीफ़ से वह पूरी ज़िंदगी जिएगा। वह लड़की नीचे थी तो विराज उसके ऊपर और वह रूडली उसे किस किए जा रहा था और वह लड़की जैसे उसे छूने की कोशिश की, विराज को गुस्सा आ गया। वह उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर मरोड़ दिया।
10 से 15 मिनट ऐसे ही करने के बाद वह उसके ऊपर से उठा और कहा, उठो यहाँ से जाओ। उस लड़की को समझ में नहीं आया कि अचानक से इसे क्या हुआ, पर विराज दूसरी बार तेज आवाज़ में गुर्राते हुए बोला, एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से, मतलब जाओ। उसका इतना गुस्सा भरी आवाज़ सुनकर वह लड़की जल्दी से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी और कपड़े पहनकर वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो गई। वहीं विराज वापस शराब पीने लगा और उसे मधु की याद आ रही थी। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में आया और लैपटॉप ऑन करके वही वीडियो वापस देखने लगा जो कैमरे में रिकॉर्ड था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़।